डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें बताए गए सारे नाम, जगहें, घटनाएं और पात्र लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का अनुवाद और एडिटिंग द नॉवल एक्सप्लेनर टीम ने किया है। नई कहानी जल्द आ रही है। एक आम सी रात थी, लेकिन जब उसने आंखें खोली, न वो जगह जानी पहचानी थी, न वो शरीर उसका था। वो कभी अमलोक का एक ताकतवर योद्धा था, लेकिन अब एक आम इंसान के शरीर में फंसा हुआ है, इस तेज और शोर भरी दुनिया में। आखिर ये सब कैसे हुआ? किसने उसे वहां से यहां लाकर फंसा दिया? क्या ये कोई साजिश है? अब उसका एक ही मकसद है, सच का पता लगाना, फिर से शक्तिशाली बनना और किसी भी कीमत पर वापस लौटना अपने लोक में। पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर जगह रहस्य और खतरे होंगे, और जवाब छिपा है उसके ही अतीत में। पूरी कहानी सुनिए अगले महीने से सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ठाकुर जिम में पूरी कसरत खत्म करने के बाद आरव शर्मा अपने अपार्टमेंट मेहरा रेजिडेंसी लौटा। लेकिन ज्यादातर हफ्तों के दिन के विपरीत वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम सिंह। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, उसने अपने जिम बैग को बिना सोचे समझे कोने में फेंक दिया। वह अपनी डेस्क की ओर चला और ऑफिस चेयर पर बैठ गया। उसे घुमाकर विक्रम की ओर मुंह किया, जो बिस्तर के किनारे पर बैठा था। तुम्हारा ताज़ा खरीदा हुआ सामान पूरा हो गया लगता है, विक्रम ने शांति से कहा। यह अच्छी खबर है, लेकिन यही वजह है कि मैं सोचता हूं कि तुम्हें मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, आरव ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अपनी सांस पकड़ते हुए कहा। तुमने मुझे पहले ही बता दिया था, इससे पहले कि मैंने तुमसे इसे संभालने को कहा, कि जैसे जैसे लाखपति लाइनेज बढ़ेगा, हमें किसी की जरूरत होगी जो सभी वित्तीय कार्यों को संभाले। उसने अपनी उंगलियों पर जिम्मेदारियां गिनना शुरू किया। कंपनी के कागजात संभालना, खरीदारी का हिसाब रखना, नए निवेशों और अधिग्रहणों का पीछा करना। ये सब है ना? सही, विक्रम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अब तक मैंने किसी तरह सब कुछ चलता रखा है, कुछ तरीकों से, लेकिन सच तो यह है, ये सब करना मेरे ध्यान को बांध देता है। जो भी वह वित्त के लिए लाएगा, उसे सब कुछ पता होगा, उसकी संपत्ति का पूरा सच, वह क्या बना रहा है, वह वास्तव में कौन है। उस व्यक्ति को उन छायादार चीजों के बारे में भी चुप रहना होगा। जब पैसा किसी ऐसी चीज में डाला जाता है जो पूरी तरह से कानूनी या व्यवसाय अनुकूल नहीं है, ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं थी, ये वफादारी की बात थी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, विक्रम ने खड़े होकर अपने सूट को दोनों हाथों से झाड़ते हुए कहा, और मैंने पहले ही इस बारे में कुछ रिसर्च कर लिया है। आरव ने भौं उठाए, इंतजार करते हुए। पास में एक वित्तीय सलाहकार रहता है, विक्रम ने जारी रखा, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह तुम्हारे स्कूल के किसी व्यक्ति से रिश्तेदार है। क्या तुम सिया कपूर नाम की लड़की को जानते हो? तुरंत एक मानसिक छवि बन गई, छोटे सुनहरे बाल, तेज रवैया। उसने उसे केवल कुछ बार ही देखा था, लेकिन एक पल स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में अटक गया था। जब वह घायल हुआ था, तब सिया ने ही उसे अपने चाचा ललित कपूर की फार्मेसी में ले जाया था। उसने उसकी मदद की थी, वाकई मदद की थी। वह पल उसे जितना महसूस हुआ था, उससे कहीं ज्यादा उसके साथ रह गया था। पता चला, विक्रम ने समझाया, उसके पिता हर्ष कपूर एक वित्तीय सलाहकार हैं। वह एक मध्यम आकार की फर्म के लिए काम करते हैं, ज्यादातर लाखों रुपये की संपत्ति वाले क्लाइंट्स को संभालते हैं। लेकिन चूंकि तुम उनकी बेटी के करीब हो, मुझे लगता है कि तुम एक परिचय के लिए पूछ सकते हो। सिया शायद तुम दोनों को जोड़ने में मदद कर सकती है। और वह रात तक सोचता रहा। वह जानता था कि उसे एक वित्तीय सलाहकार की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके द्वारा बनाए जा रहे जटिल जाल को संभाल सके। और अगर वह व्यक्ति किसी ऐसे के करीब हो जिसके साथ उसका पहले से रिश्ता था, तो यह उसे कुछ हद तक भरोसा देता था। कुछ लाभ। मैंने तुम्हें उस दिन क्या हुआ था बताया था, याद है? अनन्या जोशी ने फुसफुसाते हुए कहा। और तुमने सुना है कि सभी क्या कह रहे हैं? ये पूरे स्कूल में फैल गया है। सिया ने मुड़कर आरव को सीधे आंखों में देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने उसे पहले कई बार देखा था, कंधे झुके हुए, सिर नीचे, दूसरे छात्रों के लिए खाना डिलीवर करते हुए। वह ऐसा लगता था जैसे बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब उसे स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा माना जा रहा था।
वह उस पुराने आरव को जानती थी जो नजरें मिलाने से बचता था, जिसे धक्का मुक्की का शिकार बनाया जाता था। उसके सामने बैठा यह नया आरव, वह एक अजनबी जैसा लग रहा था। नहीं, रुको, आरव ने जल्दी से कहा, उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि वह उठ पाए। सिया एक सेकंड के लिए रुक गई, अनन्या की ओर देखते हुए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। हाँ, आरव ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, मैं सोच रहा था, क्या तुम मुझे अपने पिता से मिलवा सकती हो? अनन्या का सिर डेस्क से जोर से टकराया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से ढह गई हो। दूसरे छात्र, जो स्पष्ट रूप से बातें सुन रहे थे, तुरंत फुसफुसाने लगे। क्या ये कोई लव ट्रायंगल है या कुछ और? हाँ, ऐसा ही लगता है। और दो सबसे अच्छी सहेलियों के बीच ये सबसे बुरा प्रकार है। यार, सोचो किसने किसे चुराया। सिया ने गपशप को नजरअंदाज किया और अनन्या को जगाने की कोशिश करती रही। तुम बेवकूफ, उसने आरव पर तड़क कर कहा। देखो तुमने क्या किया। तुम्हारा मेरे पिताजी से मिलने का क्या मतलब है? क्या तुम इसे थोड़ा और गंभीरता से समझा नहीं सकते थे? सॉरी, आरव ने अपनी गर्दन के पीछे खरोंचते हुए कहा। मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ, मेरी स्थिति के बारे में बात करने के लिए। आखिरकार अनन्या हिली। उसने अपना सिर उठाया, धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए, लेकिन उसका शरीर अभी भी ढीला था, जैसे कोई कठपुतली जिसके तार कट गए हों। रुको, पापा ने नहीं कहा था कि वह बड़े पैसे वाले लोगों का सलाहकार है? उसने आरव की ओर देखा। फिर उसे अपने चाचा ललित द्वारा कही गई एक बात याद आई, एक अस्पताल के बिल के बारे में। और अचानक चीजें समझ में आने लगीं। शायद, उसने सोचा, मुझे आखिरकार पता चल जाएगा कि आरव के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। आरव शर्मा के अनुरोध को सुनने के बाद सिया कपूर ने अपने पिता YKS कपूर को फोन किया और स्कूल के बाद उनसे मिलने की व्यवस्था की। मिलने की जगह कैंपस से ज्यादा दूर नहीं एक आरामदायक सुहाना कैफे थी। सिया ने अनन्या जोशी से पूछा था कि क्या वह साथ आना चाहती है, लेकिन अनन्या पहले की भावनात्मक थकान से अभी भी उबर रही थी, ने भी नम्रता से मना कर दिया। वह स्थिति को समझती थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसे चुभ रहा था, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। अब सिया और आरव विशाल कैफे के एक शांत कोने में बैठे थे। जगह में एक गर्मजोशी भरा माहौल था, गद्देदार बैकरेस्ट, एक चिकना काउंटर और रंग बिरंगे डेजर्ट से भरा एक ग्लास डिस्प्ले केस। सिया 2 ड्रिंक्स लेकर टेबल पर लौटी, एक सिरेमिक मग में, दूसरा प्लास्टिक कप में। चिंता मत करो, मैंने इसकी कीमत चुकाई। उसने मुस्कुराते हुए मग को आरव की ओर खिसकाया। उम्मीद है तुम इसे भविष्य में याद रखोगे। वह उसकी ओर चमकी और आरव ने पलकें झपकाईं, समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे किसी के द्वारा कुछ खरीदे जाने की आदत नहीं थी, खासकर बिना किसी अपेक्षा के। यहाँ तक कि जब वह स्कॉर्पियन गैंग का नेता था, तब भी ऐसी साधारण दयालुता दुर्लभ थी। शुक्रिया, आरव ने आश्चर्य से लेकिन सच्चे मन से कहा। जैसे ही सिया अपनी सीट लेने वाली थी, कैफे के दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी। उसने सिर घुमाया और एक व्यक्ति को अंदर आते देखा, एक नीले सूट में सजा धजा, उसके सुनहरे बाल एक तरफ बड़े करीने से बटे हुए। उसके पिता, विकास कपूर, एक हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस लिए हुए थे। उन्होंने सिया को दूसरे हाथ से जल्दी से गले लगाया और फिर आरव की ओर देखा। सिया मुस्कुराए और कार्ड लेकर उछलते हुए चली गई, दोनों को बात करने के लिए ओ अड़कर विकास ने अपना ध्यान वापस आरव की ओर किया। तो आरव, उन्होंने शुरू किया, टेबल पर अपनी हथेलियां जोड़ते हुए। सिया ने कहा कि तुम वित्त के बारे में बात करना चाहते हो। मुझे कहना होगा, तुम्हारी उम्र में कोई इतनी गंभीरता से पैसे के बारे में सोचने लगे, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह एक स्मार्ट कदम है। सचमुच, यही शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, आरव ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। मैंने संपर्क किया क्योंकि मैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में नहीं था जो पैसे को मैनेज करना समझता हो, बल्कि कोई ऐसा जो पैसे को हिलाना डुलाना जानता हो, उसे सही ढंग से संरचित करना जानता हो। मैंने कई तरह के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, विकास ने अधिक पेशेवर लहजे में समझाया, जिनमें बड़ी कॉर्पोरेशंस वाले भी शामिल हैं। तो हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। हम कुछ बुनियादी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी संपत्ति को इंडेक्स फंड्स में निवेश करना और टैक्स कुशल संरचनाएं बनाना। या अगर तुम विदेश में कंपनियां खोलने या मर्जर्स मैनेज करने की बात कर रहे हो, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूं। हालांकि कुछ क्षेत्र मेरी सीधी विशेषज्ञता में नहीं है, मेरे पास सही संपर्क है। मैं चीजों को करवा सकता हूं।
आरव ने विचारपूर्वक सिर हिलाया, फिर और सवाल पूछने शुरू किए। विस्तृत सवाल ज्यादातर व्यवसाय के बारे में थे। संरचनाएं कैसे काम करती हैं, पैसा हिलाने के पीछे की कानूनी जरूरतें और कंपनियां स्थापित करने के लिए जरूरी कागजात। क्या ये लड़का मेरा इंटरव्यू ले रहा है? विकास ने सोचा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को किसी असली क्लाइंट को बेचने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद विकास ने एक गहरी आह भरी। उनके दृष्टिकोण से आरव बस एक हाई स्कूल छात्र था, बस एक और बच्चा जो उनकी बेटी के साथ स्कूल में पढ़ता था। उसे एक असली क्लाइंट की तरह ट्रीट करने का विचार समय की पूरी बर्बादी लग रहा था। और अगर मैं गंभीर हूं? आरव ने शांति से पूछा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे? मैंने सोचा तुमने कहा था कि तुम में किसी भी मात्रा की संपत्ति को मैनेज करने का कौशल है। क्या तुमने मुझे यही नहीं बताया? विकास ने एक और लंबी आह भरी। जब हम इस स्तर पर लोगों के वित्त को मैनेज करते हैं, उन्होंने शुरू किया, हम आमतौर पर कमीशन पर काम करते हैं, क्लाइंट की कुल संपत्ति के प्रबंधन के तहत 1%। शायद मुझे इससे शुरू करना चाहिए था, आरव ने शांति से कहा। तब शायद हमारी बातचीत कुछ अलग होती। उसके सीने में एक झुनझुनी सी दौड़ गई जब उसके सामने की संख्याएं स्पष्ट होने लगी। फिर खुद को रोक न पाते हुए, कितना? विकास ने चिल्लाकर कहा, अपनी सीट से उछलते हुए। विकास कपूर अपनी सीट से उछल पड़े। उनकी आंखें उनके हाथों में पकड़ी फाइल पर टिकी थीं। उनके अचानक चिल्लाने से कैफे में पास बैठे कुछ ग्राहक चौंक गए और उत्सुक निगाहें उनकी ओर उठीं। शर्मिंदगी में वह जल्दी से आरव शर्मा के सामने वापस बैठ गए, जो पूरी तरह शांत रहा, अपनी ड्रिंक का एक और घूंट लेते हुए। ये नंबर, विकास ने बुदबुदाया, अभी भी पेज को घूरते हुए। ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझ पर कोई मजाक कर रहे हो, है ना, बच्चे? उन्होंने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। मुझे आजकल के बच्चों पर यकीन नहीं होता। क्या मेरी बेटी इसमें शामिल थी? क्या सिया ने तुम्हें इसके लिए उकसाया? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ विकास की आंखों में सीधे देखा। मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया पसंद आई, आरव ने कहा। और मुझे ये भी पसंद आया कि तुम्हारा पहला विचार ये था कि यह सच नहीं हो सकता। यही ठीक वैसा है जैसा मैं चाहता हूं कि लोग सोचें। वह आगे झुका। उसकी आवाज शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। यह विचार कि एक सामान्य स्कूल का बच्चा इतना पैसा नहीं रख सकता, यही वह भ्रम है जिसे मैं बनाए रखना चाहता हूं। यह भ्रम शक्तिशाली है और छोटे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसे बरकरार रखने में मेरी मदद कर सके। आरव ने अपने हाथ टेबल पर टिका दिए। ये जानकर कि इतनी संपत्ति वाला कोई व्यक्ति उसकी बेटी के साथ उसी स्कूल के हॉल में चल रहा है, अगर यह सब सच था, इससे विकास को बेचैनी हो रही थी। मुझे और जानने की जरूरत है इससे पहले कि मैं इसमें शामिल होने पर विचार करूं, विकास ने सावधानी से कहा। सबसे पहले, अगर यह पैसा सच है, तुम जैसे बच्चे को इतने पैसे तक पहुंच कैसे मिली? मैं तुम्हें देश की शीर्ष वित्तीय फर्मों के बजाय क्यों चुनूं? मैं जैसे कोई तुम्हारी बेटी के साथ उसी स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? ये सारे सवाल। यही वजह है कि मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, मैंने अब तक इस पैसे के साथ जो कुछ भी किया है, वह सब उसमें दर्ज है। सब कुछ रेखांकित है, कुछ संवेदनशील विवरणों को छोड़कर। आरव का लहजा अब और गंभीर हो गया। और अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम उसी तरह काम करने को तैयार हो? अगर नहीं, तो हम यह मान लेंगे कि यह बातचीत कभी हुई ही नहीं। तुम चले जाओ, और बस इतना ही। अगर यह किसी दोस्त की मदद करने के बारे में था, विकास ने सोचा, तो यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम है। कोई भी वित्तीय सलाहकार इसकी सिफारिश नहीं करेगा। लेकिन आरव के पास जितना पैसा है, वह इसे जला भी सकता है। उन्होंने कुछ और पेज पलटे और छोटे ऊंचा अतिरिक्त व्यावसायिक खरीदारी देखी जो उतनी ही असामान्य थी। उनमें से कुछ रणनीतिक से ज्यादा निजी लग रही थीं। कुछ मिनट बीत चुके थे और विकास अभी भी सुहाना कैफे में बैठे थे, चुपचाप विचारों में खोए हुए। उनके हाथ में एक चिकना बिजनेस कार्ड था, जिसमें एक निजी नंबर था जिसे वह सब कुछ शुरू करने के लिए कॉल कर सकते थे। वह बार बार आरव की कही हर बात को दोहराते रहे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना कम उम्र का कोई इतने पैसे को कैसे नियंत्रित कर सकता है। तभी दरवाजे के ऊपर की घंटी फिर से बजी। सिया लौटी, उसके हाथ में एक छोटा शॉपिंग बैग झूल रहा था। बेशक उसने कुछ खरीदा था, वह कभी मौका नहीं छोड़ती थी जब उसे अवसर मिलता था। लेकिन जैसे ही विकास मुड़े बाहर की ओर बढ़ते हुए, उन्होंने सिर हिलाते हुए अपने सांस के नीचे बुदबुदाया, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि उस लड़के के पास कितना पैसा है। वह बेहद अमीर है।
शक। बड़े ऊला के दिन आरव शर्मा के लिए सुचारू रूप से चल रहे थे। आसपास कोई परेशानी न होने से वह आखिरकार एक चीज पर ध्यान दे सकता था, अपनी नई साम्राज्य की स्थापना, लखपति लाइनेज। इसमें कई गतिशील हिस्से थे, लेकिन स्कॉर्पियन गैंग के अपने पिछले अनुभव के साथ आरव छोटे लेकिन सोचे समझे कदम उठा रहा था, जो अंततः इस समूह को एक पूरी तरह से संगठित गिरोह में बदल देंगे। उसका सपना, लखपति लाइनेज को कुछ ऐसा बनाना जो भूमिगत छोटे उनिया में एक एलीट सिंडिकेट के रूप में पहचाना जाए। अपनी डेस्क पर बैठे आरव ने अपनी नोटबुक में नोट्स लिखे, पाठ पर शायद ही ध्यान दे रहा था। अब शिक्षक भी उससे भाग लेने के लिए नहीं कहते थे। अगर लखपति लाइनेज इतना मजबूत हो जाए कि यह एक एलीट सिंडिकेट बन जाए, आरव ने सोचा, शायद इस बार हमें निमंत्रण मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह मेरा स्कॉर्पियन गैंग के साथ आमने सामने मिलने का मौका हो सकता है। इस विचार के साथ उसने अपनी योजनाएं, अगले लक्ष्य, निवेश के विचार और जिन प्रमुख भूमिकाओं को उसे भरना था, उन्हें लिखना जारी रखा। स्कूल में कहीं और अनन्या जोशी और सिया कपूर हमेशा की तरह बातचीत कर रही थीं। और जैसा कि अपेक्षित था, बातचीत का विषय वही व्यक्ति था जो हफ्तों से चर्चा में था। मैं वादा करती हूँ कुछ भी नहीं हुआ, सिया ने कहा। मैंने आरव से एक पर एक बात भी नहीं की। मुझे पता है, अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ सिया, हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। अगर तुम्हें वाकई आरव पसंद आया होता तो मुझे पता है तुम मुझे बता देती। सिया ने हंसते हुए अनन्या के कंधे को हल्के से टक्कर दी। तो इसका मतलब तुम्हें वह पसंद है? हाँ, आखिरकार कुछ तो स्वीकार किया। उसकी आवाज में चिढ़ाने का पुट था, लेकिन उसमें गर्मजोशी थी। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मेरे पापा ने मुझे अभी तक कुछ भी ना ही बताया कि उन्होंने क्या बात की, और जो थोड़ा सा उन्होंने कहा वह कुछ समझ में नहीं आता। अपनी तीव्र कसरत पूरी करने के बाद आरव ठाकुर जिम से निकला और उस परिचित सुहाना कैफे की ओर चला, वही जगह जहां उसकी पहली मुलाकात विकास कपूर से हुई थी। जैसा कि अपेक्षित था, विकास वही खिड़की के पास उसी सीट पर बैठे थे, सड़क पर गुजरते लोगों को देखते हुए। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। वित्त खाते, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वह सब सच है। पहले तुमने आसपास के सभी जिम्स की एक सूची बनाई और फिर उन इमारतों और उनके अंदर के जिम्स को खरीद लिया। उन्होंने पेज पलटा। इतना ही नहीं, तुमने हर मामले में उनकी अनुमानित कीमत से ज्यादा भुगतान किया। कुल मिलाकर तुमने 6 अलग अलग जिम प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए। आरव ने कुछ नहीं कहा, उन्हें खत्म करने दिया। इस फोल्डर में वह सब कुछ है जो तुमने मांगा था, कंपनी संपर्क, नवीकरण लागत, यहां तक कि एक निर्माता जो माल उत्पादन संभाल सकता है, अगर तुम वह रास्ता चुन रहे हो। विकास ने अब गंभीर होकर ऊपर देखा। मैं बस जानना चाहता हूं, तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम अपनी खुद की जिम चेन शुरू कर रहे हो? क्या इसलिए तुम इन सभी को रीब्रांड और नवीकरण करना चाहते हो? वह थोड़ा आगे झुके। ये कुछ समझ में आता है, एक ब्रांड छवि स्थापित करना, लेकिन जिस तरह से तुम ये कर रहे हो, जिन लोकेशंस को तुमने चुना है, ये सब जोड़ नहीं रहा। आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर पीछे झुका, अपने प्लान के बारे में फिर से सोचते हुए। 24 करोड़ रुपए 6 अलग अलग जिम्स खरीदने में एक पल में खर्च हो गए, जिसमें वह जिम भी शामिल था जो वर्तमान में सुरेश नायर चला रहे थे। हर जिम को रणनीतिक रूप से क्षेत्र के आसपास रखा गया था, न केवल उनके अपने स्कूल के पास बल्कि अन्य स्कूल और के करीब भी। वे सभी निजामाबाद के सबसे जर्जर हिस्सों में बसे थे। जमीन की कीमत ज्यादा नहीं थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। लखपति लाइनेज के कुछ छात्र उस दिन ट्रेनिंग के लिए नहीं आए थे, और आरव समझ गया था क्यों। कुछ के लिए जिम उनके घर से ज्यादा करीब नहीं था। ये कुछ हद तक उन्हें ठगने जैसा लगता है। विकास ने एक पल बाद सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उनके पास फैसला करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। विकास को यह नहीं पता था कि आरव लखपति लाइनेज के हर सदस्य को सीधे भुगतान करता था। समूह के हिस्से के रूप में वह हर सदस्य को अपने किसी एक जिम में रजिस्टर करने की योजना बना रहा था। और सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, बल्कि ब्रांड को पहनने की भी। यूनिफॉर्म, जैकेट, शर्ट, दस्ताने, सब कुछ लखपति लाइनेज के नाम के साथ। आरव जो पैसा उन्हें देता था, वह उनके सिस्टम में वापस चला जाता था, एक चक्र बनाते हुए। एक सूक्ष्म चक्र। और चूंकि वह उनका नेता था, वे उसकी बात मानते थे। उनकी जेब से कुछ रुपये निकलने से कोई भी जाने वाला नहीं था। मुद्दा यह है, आरव ने शुरू किया, उसकी आंखें शांत और गणनात्मक थीं, तुम सब कुछ वित्त बड़ी ही यह दृष्टिकोण से देख रहे हो।
मैं यहाँ नहीं रुक रहा। ये तो बस शुरुआत है। सभी जिम एक ही नाम के तहत चले गए, लाखपति जिम। आरव की आवाज में निश्चितता की एक चिंगारी थी। वह पहले से जानता था कि वह इस ऑपरेशन को चलाने के लिए किसे चाहता था। मेरे दिमाग में कोई है जो इसे लीड करेगा, कोई ऐसा जो इस व्यवसाय का प्रमुख बनने के अवसर को पसंद करेगा। वह व्यक्ति सुरेश नायर था। आरव को कोई शक नहीं था कि वह इस मौके पर कूद पड़ेंगे। न केवल सुरेश पहले से ही एक जिम चला रहे थे, बल्कि वह लोगों को भी जानते थे, ऐसे लोग जिन पर वह भरोसा कर सकता था कि वे हर क्षेत्र में अन्य गुंडों को ट्रेन करें। शहर भर में साइन लगाए जा रहे थे। कर्मचारी पुराने लोगों और स्टोरफ्रंट्स को ताज़ा ब्रांडिंग से ढक रहे थे, जो हर गुजरने वाले की नज़रों को आकर्षित कर रहा था। ये सब एक ही दिन में हुआ। स्थानीय लोग रुककर देखने लगे क्योंकि उनके मोहल्ले में कुछ नया आकार ले रहा था। बड़े बड़े बैनर और पेंट की गई खिड़कियां जिन पर एक बोल्ड, स्टाइलिश लोगो था, खून की एक बूंद जिसमें एक हीरे की छवि इसके सिरे पर थी। इसके नीचे ₹1 का चिन्ह एक तलवार से बीच में छेदा गया था, और डिजाइन के शीर्ष पर एक सांप के सिर का तेज सिलहुट था। प्रतीक के नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा था, लाखपति जिम। क्षेत्र भर के गुंडों ने इसकी ओर ध्यान दिया। अचानक बदलाव, बोल्ड डिजाइन, ऊर्जा, और उन्होंने बिना सोचे समझे जिम के लिए साइन अप किया, गर्व से अपने फंड्स का उपयोग करके मर्चेंडाइज, जैकेट, दस्ताने, शर्ट और बहुत कुछ खरीदने के लिए। वे कुछ बड़े का हिस्सा बन रहे थे। लाखपति लाइनेज के हर सदस्य को आदेश जारी किया गया था। एक शर्त, अगर वे गुंडों के इस समूह का हिस्सा बने रहना चाहते थे और अपनी भुगतान राशि प्राप्त करते रहना चाहते थे, हर सदस्य को शहर भर में स्थित 6 लाखपति जिम में से छोटी EC1 में साइन अप करना था और अपनी जेब से ज्वाइनिंग फी देनी थी। पहली शर्त ने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। वास्तव में ज्यादातर गुंडों को ट्रेनिंग में मजा आ रहा था। कसरत ने उन्हें कुछ फोकस करने के लिए दिया, एक जगह जहां वे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते थे, एक दूसरे को प्रेरित कर सकते थे और ऐसा महसूस कर सकते थे कि वे किसी वास्तविक चीज का हिस्सा हैं। दूसरी शर्त, हर सदस्य को कम से कम एक जिम मर्चेंडाइज खरीदना था, एक टी शर्ट, एक जिम बैग, जो भी वे चाहें, और उसे जिम में और स्कूल के बाहर दोनों जगह पहनना था। फिर भी इसमें लगभग कोई विरोध नहीं हुआ। पहली बार उन्हें किसी बेमतलब चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। मर्चेंडाइज सिर्फ कपड़े नहीं थे, यह एक प्रतीक था। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक ही गिरोह का हिस्सा हैं, एक परिवार। मंगलुरु के स्कूल कैंटीन में आरव शर्मा एक कोने की टेबल पर बैठा था। उसके सामने जतिन भट्ट बैठा था। उनके बगल में शांत आत्मविश्वास के साथ झुका हुआ जय व्यास था, जो अपडेट देने आया था। 63, जय ने कहा। यह अब लाखपति लाइनेज में लोगों की कुल संख्या है। जतिन की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या पिंजरा में हमारी मुलाकात के बाद से यह बढ़ गया? कैसे? ये तुम्हारे बनाए नियमों की वजह से है, जय ने समझाया। कई छात्र शुरू में निश्चित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरों को मर्चेंडाइज पहने हुए देखा, जिम में एक साथ दिखाई देते हुए, मुझे लगता है उन्हें लगा कि वे कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं, जैसे वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए उन्होंने शर्तें स्वीकार की और शामिल हो गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जय उसे देख रहा था। वे दोनों बेहतर जानते थे, ये भाग्य नहीं था, इसमें से कुछ भी नहीं था। हर जिम, हर ब्रांडेड टी शर्ट, हर छोटा नियम जो समूह को और मजबूत महसूस कराता था, ये सब आरव की योजना का हिस्सा था। जय ने इस पर जोर नहीं दिया। वह जानता था कि पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आरव विवरण को अपने पास रखना चाहता था तो यह उसका फैसला था। जय ने पहले ही उसका नेतृत्व करने का निर्णय ले लिया था। हमारी संख्या बढ़ रही है और लोग समूह के प्रति और मजबूत महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज अब धीमी थी, शांत। ये चांदप, छोटे उड़ा हाई है। वे इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं। जतिन ने भौहें सिकोड़ ली। चांदपुर, हमारे सबसे करीब का स्कूल। आरव ने ये शब्द पहले सुना था, स्कॉर्पियन गैंग के दिनों में, जब क्षेत्र का मतलब कुछ गंभीर था। लेकिन ये स्कूल था। किशोर, अहंकारी गुंडे। फिर भी जय ने जिस तरह से यह कहा, वह अतिशयोक्ति भरा नहीं लग। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया और हमें हरा दिया, तो ये सभी को एक संदेश देगा कि चांदपुर यहाँ का सबसे मजबूत स्कूल है। अगर लाखपति लाइनेज में कोई कमजोरी है, शायद वह प्रतिभा है। हमारी संख्या बढ़ रही है, हाँ, लेकिन असली ताकत, वह पूरी तरह से कुछ और है। इस स्कूल में सभी में से, आरव ने सोचा, शायद जय ही एकमात्र ऐसा है जो किसी असली गैंग के खिलाफ टिक सकता है। लाखपति लाइनेज और बड़ा हो सकता था,
हाई स्कूल के गुंडों से बना एक विशाल गिरोह, एक नाम के तहत एकजुट, यह पागलपन है। लेकिन यह ऐसी चीज भी है जिसे कोई भी आते हुए नहीं देखेगा। जतिन का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आरव ने सिर हिलाया। मैं इससे तुम्हारी मजदूरी से काट सकता हूं, लेकिन इससे तुम कुछ समय के लिए कंगाल हो सकते हो। जय ने कंधे उचकाए। पहले ऐसा नहीं हुआ। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें तेज थीं। उसके चेहरे पर कुछ चमक रहा था, गणनात्मक दृढ़। काफी समय हो गया है जब मैंने वास्तव में अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया था, आरव ने कहा। तो ये कैसा रहेगा? सिर्फ हम दोनों। हम अकेले जाएं। हम उन्हें खुद ही हरा देंगे। अगर लाखपति लाइनेज को डरावना, सम्मानित और अनुसरण करने योग्य बनाना था, तो उसे ये दिखाना होगा कि वह कैसा नेता है। वे पतले और हल्के थे, जिनमें आसानी से हिलना डुलना संभव था। हुड्स परफेक्ट छिपावट तो नहीं थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कम से कम वे अपने सिर ढक सकते थे। अब वे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, चांदपुर रोड की ओर बढ़ते हुए। स्कूल से निकलना आसान था। आरव शर्मा ने प्रिंसिपल को एक त्वरित मैसेज भी भेजा था, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सिस्टम में उनकी उपस्थिति दर्ज रहे। तुम जतिन को साथ क्यों नहीं लाना चाहते थे? जय व्यास ने पूछा। क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, आरव ने कहा। जतिन बेहतर हो रहा है, लेकिन वह अभी इतना मजबूत नहीं है। मुझे तुम्हारी ताकत का अच्छा अंदाजा है। ये पूरी सच्चाई नहीं था, बड़ी इसका एक हिस्सा एक परीक्षा थी। आरव ये देखना चाहता था कि जय वास्तव में कितना मजबूत है। उसे जानना जरूरी था। कुछ चीजें आने वाली थीं और उसे निश्चित होना था। आगे वे खुला गेट देख सकते थे। स्कूल के सामने एक विशाल खेल का मैदान था। बच्चे हर जगह थे। कुछ बेसबॉल खेल रहे थे, कुछ फुटबॉल को लात मार रहे थे, कुछ बस इधर उधर घूम रहे थे और बातें कर रहे थे, जैसे ये कोई सामान्य लंच ब्रेक हो। हम लाखपति लाइनेज हैं, आरव ने तेज आवाज में घोषणा की। हमने दीपक सोलंकी और उसके गिरोह को धूल चटाए। और अब तुम जोकर सोचते हो कि दीपक के जाने के बाद तुम्हें मौका मिल गया है। ठीक है, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। लगभग 20 छात्रों का एक समूह दौड़ता हुआ आया, आरव और जय की ओर बढ़ते हुए। 2 के खिलाफ 20, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आरव ने जरा भी देर नहीं की। वह उनकी ओर दौड़ा, उछला और एक लड़के के पेट में सीधे लात मारी। उस छात्र के संभलने से पहले आरव ने उसे एक अपरकट से धराशायी कर दिया और मुंह के उड़ने लगे, लेकिन आरव उनके बीच से निकलता रहा, झुकता, कदम हटाता, अराजकता के बीच से फिसलता हुआ। उसने घूमकर नीचे लात मारी और एक और छात्र के पैरों को नीचे से खींच लिया। वे जोर से जमीन पर गिरे। जय सही था, आरव ने अराजकता के बीच बढ़ते हुए सोचा। ये बच्चे लंच के बीच में मुक्के मार रहे हैं जैसे ये सामान्य बात हो। ये स्कूल पूरी तरह से सड़ चुके हैं। इस बीच जय अपनी तरफ संभाल रहा था। उसकी ओर आने वाले छात्र ज्यादा सावधान थे। पहला हमला करने वाला गलती कर बैठा, उसने अपनी चाल जाहिर कर दी। जय ने कदम हटाया, लड़के की कलाई को बीच में ही पकड़ लिया, अपने कूल्हे को जोर से लगाया और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। कई छात्र आरव की ओर दौड़े, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह निर्मम था। एक को गले में सीधे मारा, फिर घूमा और दूसरे के पेट में जोरदार लात मारी। वह चलता रहा, मुंह उड़ाते हुए, तेज और जोरदार, बिना रुके। मैं इससे महसूस कर सकता हूं, आरव ने सोचा। एड्रेनालाइन उफन रहा था। मेरी ताकत, ये धीरे धीरे वापस आ रही है। हर लड़ाई में ऐसा लगता है जैसे पुराना मैं फिर से जाग रहा है। यहां तक कि अराजकता के बीच बढ़ते हुए आरव ने जय की ओर नहीं देखा। उसे जरूरत नहीं थी। यहां तक कि जब आरव को एक मुक्का लगा, वो नहीं हिला, बस उसका इस्तेमाल गति के रूप में किया। लोगों को पकड़ा, फेंका, उन्हें रैगाडॉल की तरह पटक दिया। ऐसा कोई दीपक के अधीन था, आरव ने सोचा। कुछ मायनों में वह शायद उससे भी ज्यादा मजबूत है। मुझे ये सवाल उठता है कि वह दीपक के लिए काम क्यों कर रहा था। वह अपने पुराने गैंग के दिनों को याद करने लगा। सड़क पर सबसे मजबूत का राज चलता था, लेकिन ऊपर ज्यादा संगठित समूहों में यह अलग था। नेता हमेशा सबसे मजबूत नहीं होता था, वे आमतौर पर सबसे चतुर होते थे। जैसे ही आरव और जय लड़ते रहे, कुछ बदल गया। उन्हें और छात्रों के आने का एहसास हुआ। कुछ क्लासरूम से बाहर आ रहे थे। खेल के मैदान के आसपास भीड़ जमा हो रही थी। एक लड़का, जिसके घने झाड़ीदार भौहें थीं, अपनी क्लास की सामने की खिड़की पर जमा हुआ खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। ये बाहर क्या हो रहा है? ऋषभ चौहान ने अंदर से चिल्लाया। 2 लोग हमारे सारे लोगों को कैसे हरा रहे हैं? हम यहाँ अपमानित हो रहे हैं।
सबको भेजो, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें क्लासरूम में खींच लाओ। ऋषभ, चांदपुर हाई का प्रमुख, ने आखिरकार आदेश दे दिया था। उसके लोग बिना हिचकिचाहट के उसका पालन करने दौड़े। आरव जय की ओर पीछे हटा। ठीक है, उसने कहा। उसकी आंखें उनकी ओर बढ़ रही भीड़ को स्कैन करती हुई, लगता है ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन तुम्हें पता था कि ऐसा होगा, है ना? जय ने कहा, अभी भी अपनी सांस पकड़ते हुए। मेरा मतलब है, हम पूरे स्कूल पर हमला कर रहे हैं। तुमने वाकई नहीं सोचा था कि हम सबको हरा देंगे, है ना? इससे पहले कि आरव जवाब दे पाता, एक और छात्र पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। आरव ने आगे कदम बढ़ाया, एक पैर पर घूमा और अपने शरीर को तेजी से मोड़ा। उसकी साइड किक उस छात्र के पेट में गहराई तक लगी, उसकी सांस उड़ा दी और उसे पीछे की ओर उछाल दिया। वह किक, जय ने पलकें झपकाईं। क्या वह दीपक की चाल थी? ये लगभग वैसी ही थी। अब हम क्या करें? जय ने पूछा। उसकी आंखें तेजी से करीब आ रही भीड़ की ओर टिकी थीं। हमने वह कर लिया जो करने आए थे, आरव ने कहा। अब हम भागते हैं। बिना एक और सेकंड बर्बाद किए वो मुड़ा और दौड़ पड़ा। जय ने बिना हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। जैसे ही वे दौड़ रहे थे, जय ने आरव की ओर देखा। यहां तक कि दौड़ के बीच में वह लड़का थका हुआ नहीं दिख रहा था। अगर कुछ था तो वह पहले से कहीं ज्यादा जोश में दिख रहा था। क्या मैं पागल हो रहा हूं, या आरव वाकई पहले से ज्यादा मजबूत है? वह इतना अच्छा क्यों लड़ रहा है, और यह सब करने का उसका प्लान क्या है? आरव शर्मा जय व्यास के बारे में नई नई चीजें सीख रहा था, और उनमें से एक थी कि वह कितनी तेजी से दौड़ सकता था। अपने आकार के बावजूद जय बिना पसीना बहाए आरव के साथ कदम मिलाकर स्कूल के मैदान से बाहर निकल रहा था। जैसे ही वे मुख्य गेट से गुजरे, उनके पीछे के दातर छात्रों ने पीछा करना छोड़ दिया। हर कोई इतना बहादुर नहीं था कि क्लास छोड़ दे, और निश्चित रूप से हर किसी के पास आरव की तरह प्रिंसिपल का समर्थन नहीं था। लगता है वे हमारा पीछा नहीं कर रहे, जय ने हाथ फतेह हुए और अपनी छाती पकड़ते हुए कहा। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। हाँ, आरव ने चलते हुए जवाब दिया। ये डरावना होता है जब एक पूरा समूह किसी एक व्यक्ति पर टूट पड़ता है। जय को ठीक ठीक पता था कि आरव क्या कहना चाह रहा था। यह उसके लिए सीधा तंज था, जब वह सिद्धांत रॉय के गिरोह के साथ था, जब उन्होंने मिलकर आरव पर हमला किया था। अब सोचने पर जय ने कभी नहीं पूछा था कि आरव उस स्थिति में खुद को कैसे संभाल पाया था। ज्यादातर लोग तो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगते। रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? जय ने भौहें सिकोड़ते हुए स्कूल की ओर इशारा किया। वह रास्ता तो उधर है। तुम्हें लगता है हम क्लास में वापस जा रहे हैं? आरव ने एक भौं उठाए। क्या करने? पढ़ाई करने। ये वह जिंदगी नहीं है जो हम अभी जी रहे हैं। वह चलता रहा। चलो, पास में एक अच्छा सागर खाना है। ऐसी लड़ाई के बाद, जब एड्रेनालाइन अभी भी हम में दौड़ रहा है, हमें ईंधन भरना होगा। जय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और आरव के पीछे सड़क पर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि क्या बात थी, लेकिन भले ही वे ज्यादा समय से एक दूसरे को नहीं जानते थे, आरव में एक ऐसी ऊर्जा थी, जैसे कोई ऐसा जिसका तुम बस अनुसरण करना चाहते हो, ऐसा शख्स जिसकी लोग सुनते हैं। वे सागर खाना में दाखिल हुए, दोनों अभी भी अपनी स्कूल की वर्दी में, खैर कुछ हद तक। जय तो वैसे भी सच छात्र जैसा नहीं दिखता था, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। वे बैठ गए और अपना खाना लिया। बस दो लड़के जो अभी अभी एक जंग से बचे थे, अब खाना खा रहे थे जैसे ये कोई साधारण दिन हो। स्कूलों के कई लोकप्रिय ग्रुप चैट्स हैं, जय ने समझाया। कुछ में तो अलग अलग स्कूलों के छात्र भी एक ही थ्रेड में हैं। तुम कह सकते हो कि हमारे पास कुछ जासूस हैं जो हमें अपडेट्स देते रहते हैं। आरव ने सिर हिलाया। वह अफवाहों का आदी था। वह कुछ समय से अपने नाम के इर्द गिर्द कहानियों, मिथकों और ड्रामे के साथ जी रहा था। शायद ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। वह और लाखपति लाइनेज एक किंवदंती बन रहे थे। तुम्हें लगता है ये कोई समस्या होगी? आरव ने एक पल बाद पूछा। मैंने सोचा था कि चूंकि सिर्फ हम दोनों थे और हमने अपनी पहचान गुप्त रखी, वे पीछे हट जाएंगे। सोचा था शायद वे डर जाएंगे, ये सोचने लगेंगे कि क्या हम सभी इतने ही मजबूत हैं। जय ने अपने फोन को जेब में वापस डाला। एक पल के लिए चुप रहा, सवाल को जमने देते हुए। मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी, जय ने पीछे झुकते हुए कहा। तुम जानते हो कि लोग इंटरनेट पर कैसे होते हैं, ज्यादा भौंकते हैं, काटते कम। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं, वे वाकई देख रहे हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ हम दोनों थे, तो फिर भी वे इस तरह बात कर रहे हैं।
मुझे शक है कि उनमें से कोई जल्दी कुछ करने की कोशिश करेगा। तुमने अच्छा किया, ईमानदारी से कहूं तो जितना मैंने उम्मीद की थी उससे बेहतर। जय ने मैस अगर उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें मार सकता हूं, जय व्यास ने स्वीकार किया। मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मारा। ओह, एक जेंटलमैन, आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि शायद तुम्हारे मामले में यह एक स्मार्ट कदम है। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम किसी को उठाकर पटक दो तो शायद वे दोबारा न उठें। आरव के दिमाग में वह तस्वीर उभरी, और हाँ, यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी। फिर भी वह जानता था कि लड़कियों को कम आंकना ठीक नहीं। उसके अनुभव में वे लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थीं, बस अलग अलग तरीकों से। कई बार उसने देखा था कि होनहार गैंग्स ढह गए, मजबूत नेता बिखर गए, और इसका लगभग हमेशा किसी न किसी लड़की से ताल्लुक होता था। गुलमोहर लेन की इमारत सामने दिखाई दी। प्रवेश द्वार के ऊपर एक फीकी गुलाबी साइन हल्के से चमक रही थी। ये लगभग खाली थी, जो समझ में आता था स्कूल अभी चल रहा था, और यह जगह सप्ताहांत में परिवारों के लिए ज्यादा थी, न कि सप्ताह के दिन का अड्डा। वे सभी स्टॉकिंग्स और छोटी स्कर्ट पहने थे, हर एक के बाल अलग अलग चटकीले रंगों में रंगे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी, उसके गुलाबी बाल और भौं में एक छेद था। जिस तरह से वह खुद को पेश कर रही थी, उससे साफ था कि वह लीडर थी। जैसे ही आरव और जय अंदर दाखिल हुए, तीनों लड़कियां खड़ी हो गईं। दोनों तरफ की दो लड़कियों ने तुरंत उनके लिए कुर्सियां खींची। उनमें से एक ने जय को लगभग कुर्सी पर धकेल दिया, फिर उसकी बाहों पर हाथ फेरा जैसे वह किसी मूर्ति का निरीक्षण कर रही हो। वह लड़की तुरंत पीछे हटी, आंखें घुमाकर तंज कसते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन जय के बगल वाली लड़की पास ही रही, अभी भी उसके बगल में चिपकी हुई थी, जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। तो तुम वही हो जिसने दीपक सोलंकी को धूल चटाए, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं आरती देसाई, सीता विद्यापीठ की हेड। आरव ने उसका हाथ मिलाया, दोनों बैठ गए और एक पल के लिए उनकी आंखें टकराईं। और तुम सीता विद्यापीठ की लीडर हो, आरव ने कहा। छोटी मोटी बातें छोड़ो, तुम हमारे साथ गठबंधन चाहती हो, है ना? ताकि बाकी स्कूल तुम्हें परेशान न करे। बिल्कुल, आरती ने कहा। यहाँ आसपास के ज्यादातर स्कूल को एड हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लड़कियां उस रास्ते पर नहीं चलती जो हम चलती हैं। यही हमें मूल्यवान बनाता है। हमारे समूह का हिस्सा बनना एक आकर्षक प्रस्ताव है, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या नहीं। मेरे स्कूल की कई लड़कियां, उन्हें दबाव डाला गया है, लगभग मजबूर किया गया है कि वे दूसरे स्कूलों के लड़कों से जुड़ें। उनके साथ डेट करो या किसी टेढ़े मेढ़े पैकेज डील का हिस्सा बनो जब दूसरे गैंग्स में शामिल हों। जाहिर तौर पर सड़क के गैंग्स और उनके ऊपर वालों की नज़र में लड़कियां बस संपत्ति हैं। आरव पलक नहीं झपका। वह बहुत अच्छे से समझ गया था, जैसा उसने पहले सोचा था, औरतें एक भी मुक्का मारे बिना किसी गैंग को अंदर से तबाह कर सकती थीं। बस सही नज़र, सही शब्द और कुछ अच्छे से गढ़े गए झूठ ही काफी थे। कुछ भी तय करने से पहले आरव ने सीधा बैठते हुए कहा, मेरे पास कुछ सवाल हैं और कुछ शर्तें। आरती का चेहरा हल्का सा बदला, बहुत कम, लेकिन आरव ने इसे पकड़ लिया। उसकी आंख में एक झटका। वह घबरा रही थी कि आरव क्या पूछेगा। इसका मतलब था कि कुछ ऐसा था जो वह मेज पर नहीं लाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसने दीपक सोलंकी को भी देने से मना कर दिया था। हमारे अपने तरीके हैं, आरती ने ठंडेपन से जवाब दिया। बाहर बहुत सारे बीमार लोग हैं, ज्यादातर उम्रदराज। कुछ हमें सड़क पर देखकर सीटी बजाते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने पर डीएम में घुस जाते हैं। उनमें से ज्यादातर की पत्नियां, गर्लफ्रेंड्स या कोई रेपुटेशन होता है जिसे वे बचाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके किए की खबर बाहर जाए, तो हम उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमने कभी वास्तव में फोटो बाहर नहीं भेजे या उनके परिवारों को नहीं बताया। ये परफेक्ट है, आरव ने सोचा। वे आत्मनिर्भर हैं, मुझे उन्हें पेरोल पर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उनके पास नकदी है तो मैं अपने प्लान को आगे बढ़ा सकता हूं। सीता विद्यापीठ की लोकेशन आदर्श है। अगर हम चांदपुर हाई पर कब्जा कर लें तो हम शहर में एक परफेक्ट त्रिकोण बनाएंगे और एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। क्या? आरती ने सपाट स्वर में कहा, भौहें उठाते हुए। बाकी दो लड़कियां उतनी ही हैरान दिखीं, एक दूसरे की ओर बड़े बड़े आंखों से देखते हुए, जैसे उन्होंने उसे ठीक से सुना ही न हो। आरव ने पूरी गंभीरता के साथ सिर हिलाया। तुम चाहती हो कि हम मॉडल बने? आरती देसाई ने दोहराया। पता नहीं था कि तुम हमें इतना ऊंचा समझते हो।
वह शर्मा गई, फिर अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ते हुए बोली, लेकिन अगर यह किसी तरह की फैंटेसी को पूरा करने के बारे में है तो तुम गलत सोच रहे हो। आरव शर्मा हंस पड़ा। क्या ये बच्चे वाकई इतना छोटा सोचते थे? मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, उसने अपनी आवाज को गंभीर करते हुए कहा। तुमने दीपक सोलंकी के साथ गठजोड़ क्यों नहीं किया? और तुम इतने समय तक बिना किसी गठबंधन के कैसे टिक पाई? आरती का चेहरा बदल गया, नाराज नहीं बल्कि निराश। आरव ने उस भाव को पहचान लिया। वह उससे नाराज नहीं थी, वह खुद से निराश थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, उसने धीरे से कहा। छोटे उछल लड़कियां अपनी रक्षा नहीं कर सकती थीं। वे दूसरे स्कूलों के लड़कों के साथ बॉयफ्रेंड बनाकर सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करती थीं। नहीं तो उन्हें कुछ और बुरा करने के लिए मजबूर किया जाता। उसने गहरी सांस छोड़ी। हमने जो किया उसका कारण सरल है, पैसा कई समस्याओं को हल कर देता है। अगर तुम पर्याप्त पैसे इधर उधर फेंको तो लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो हमने पैसे कमाने के तरीके ढूंढे। जितना आरव सुन रहा था उतना ही वह समझ रहा था। ये दुनिया बदल चुकी थी। जिन नियमों के सहारे वह पहले जीता था उनका अब वही वजन नहीं रहा। उसने एक बार सोचा था कि खून के रिश्ते, स्कॉर्पियन गैंग के साथ उसकी भाईचारा किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत था। डर से ज्यादा, लालच से ज्यादा। उस समय पैसा बस कुछ ऐसा था जो तुम कमाते थे। लेकिन वफादारी, वफादारी एक पसंद थी, एक वादा, कुछ ऐसा जो तुम्हारा था। मेरे पास लगभग 12,000 रुपए हैं, ओ नमे से एक लड़की ने कहा। जय की बाह पर अभी भी चिपकी हुई लड़की ने बीच में बोला। मेरे पास लगभग 1,00,000 रुपए हैं, उसने मधुर मुस्कान के साथ कहा। मैं स्केटबोर्डिंग की बहुत सारी चीजें पोस्ट करती हूँ। तुम्हें स्केटबोर्डिंग पसंद है ना? जय ने पलकें झपकाईं, अनिश्चित कि वह सच्ची थी या सिर्फ मुफ्त सुरक्षा के लिए उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। इस समय वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या असली है और क्या रणनीति। माँ, छोटे मुझे उसकी शैम्पू की खुशबू आ रही है, इतनी मीठी, जय ने बिना सोचे बुदबुदाया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसका चेहरा लाल हो गया। आरव ने एक भौं उठाई, हंसी रोकने की कोशिश करते हुए। ठीक है, अगर हम यहाँ और रुके तो ये लड़का शर्माने से बेहोश हो जाएगा। वह आरती की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या? तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? लगभग 2,50,000, कम ज्यादा, आरती ने ठंडेपन से कहा। मैंने ये सब शुरू किया तो ज्यादातर चीजें मुझसे जुड़ती हैं। यहाँ तक कि यहाँ चलकर आने पर आरव देख सकता था कि वे खुद को कैसे पेश करती थी, उनका स्टाइल, उनका आत्मविश्वास, जिस तरह से वे कमरे पर कब्जा कर लेती थीं। उसने पहले स्कूल का नाम सर्च किया था और सबसे पहले जो देखा वह स्कूल नहीं था, वह आरती थी। ठीक है, आरव ने कहा। मैंने पहले ही हमारे साथ जुड़ने की 2 शर्तें बता दी थीं। लेकिन अब यह है जो मैं खास तौर पर तुमसे चाहता हूं। तुम लाखपति लाइनेज के कपड़े मॉडल करोगी। उसने अपना फोन निकाला। मैंने हमारी ऑनलाइन दुकान के लिए एक टैग सेट किया है। तुम उस टैग के साथ पोस्ट करो। लोग इसे देखेंगे, वे ऑर्डर देना शुरू करेंगे। आरव पलक नहीं और झपका। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सबके पास भारी फॉलोअर्स हैं। एक बार लोग तुम्हारी पोस्ट देखना शुरू करेंगे, वे इसे खरीदेंगे, पहनेंगे, नकल करेंगे। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ जवाब दिया। हाँ, आरव ने मुस्कुराया। शायद जब तुम बड़े हो जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्र में यह इस बारे में नहीं है कि क्या अच्छा दिखता है। यह इस बारे में है कि क्या पॉपुलर है, क्या ट्रेंड कर रहा है, बाकी सब क्या पोस्ट कर रहे हैं। वह पीछे झुका। जल्द ही तुम्हारे ग्रुप की हर लड़की वही कपड़े पहनेगी, वही फोटो पोस्ट करेगी। यही तरीका है जिससे एक ब्रांड आंदोलन बनता है। जल्द ही यह एक लहर पैदा करेगा, आरव ने कहा। लाखपति लाइनेज कम से कम इस पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। लेकिन क्या ये तुम्हारे पूरे विचार के खिलाफ नहीं जाता? आरती ने पूछा। तुमने कहा था कि यूनिफॉर्म पहनने से हमारी रक्षा होगी, लेकिन अगर बेतरतीब लोग इसे पहनना शुरू कर दें, यही तो बात है, आरव ने जवाब दिया। अगर हर कोई इसे पहन रहा है तो कोई नहीं बता पाएगा कि असल में लाखपति लाइनेज का हिस्सा कौन है, सिवाय हमारे। यह एक परफेक्ट ढाल है। आरती को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी आरव जैसे किसी से मुलाकात नहीं की थी। जिस तरह से वह बोलता था, इतना आत्मविश्वास से, इतना शांत। उसके प्लान सिर्फ मुंह के मारने के बारे में नहीं थे, वह कई कदम आगे की सोच रहा था, कुछ बड़ा बना रहा था। तुम्हारा प्लान, इसमें खामियां हैं, उसने ईमानदारी से कहा। लेकिन अगर तुम बस हमसे कुछ फोटो चाहते हो तो डील पक्की।
आरव के पास एक चीज थी जो बाकी ज्यादातर लोगों के पास नहीं थी, वह असफल होने का जोखिम उठा सकता था। उसके पास इतना पैसा था कि वह रिस्क ले सकता था और वापस उबर सकता था। लेकिन उसकी नज़र में यह कोई रिस्क नहीं था, ये किसी असली चीज की शुरुआत थी। अगर सीता विद्यापीठ की लड़कियां सेल्स बढ़ा सकती थीं और उसे उन्हें भुगतान भी नहीं करना पड़ता, तो ये ब्रांड पहले से ही मुनाफे में था। और यह अब सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक बिजनेस था। यहाँ 2 नंबर हैं, उसने कहा। पहला मेरा है, अगर कुछ भी हो तो मुझे टेक्स्ट करो, मैं भी ऐसा ही करूँगा। चांदपुर हाई शायद अभी भी हमारे पीछे आएगा, तो हमें तैयार रहना होगा। उसने कार्ड पर दूसरे नंबर पर टैप किया। ये दूसरा नंबर अलग है। अगर तुम कभी वाकई मुसीबत में पड़ो, गंभीर मुसीबत में, तो बस कह देना कि आरव ने तुम्हें ये नंबर दिया। वे तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो। इतना कहकर आरव खड़ा हो गया और जय को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर कुर्सी से खींच लिया। जय अभी भी घबराया और चकराया हुआ लगभग फर्श पर घसीटते हुए चला, क्योंकि लड़कियां आखिरकार उसे छोड़ देती थीं। आरती ने दोनों को जाते हुए देखा। जय अभी भी आरव के पीछे लड़खड़ाता हुआ, जैसे वह उस मुलाकात से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। बाहर गेट के पास एक आदमी खड़ा था, भीड़ में घुल-मिल गया था, सिवाय उसके सिर पर नीचे खींची हुई अजीब सी बेरे टोपी के। वह अपने फोन को कान से लगाए हुए था। उसकी आवाज धीमी और शांत थी। कोई भी उस विवरण से मेल खाता हुआ नहीं दिखा, सर, उसने कहा। दूसरे छोर पर एक पल के लिए रुकावट। स्टैटिक की आवाज गूंजी। तो दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह पर जाओ, उस आवाज ने निर्देश दिया। उस जिम की ओर बढ़ो जहां वह हमेशा जाता है। आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया और छात्रों की भीड़ में गायब हो गया। भले ही आरव शर्मा और जय व्यास वहां नहीं थे, छात्र अपन बड़ी ही दिनचर्या के आदी हो चुके थे। वे जतिन भट्ट के साथ आगे बढ़े, उसी परिचित ठाकुर जिम की ओर जहां वे स्कूल के बाद हमेशा रुकते थे। जब वे अंदर दाखिल हुए, सुरेश नायर हमेशा की तरह उनका स्वागत करने के लिए वहां था। बाकी 2 आज तुम्हारे साथ नहीं हैं? सुरेश ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। उन्हें दिन में कुछ काम निपटाना था, जतिन ने जवाब दिया। अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। ठीक है, सब लोग। सुरेश ने ताली बजाते हुए चिल्लाया। तैयार हो जाओ और वार्म अप शुरू करो। छात्र सीधे चेंजिंग रूम की ओर बढ़े। जूतों से बाहर निकलकर और गियर पहनकर वे ट्रेनिंग मैट्स पर गोल गोल जॉगिंग करने लगे। शुरुआत में सुरेश को इतने सारे गुंडों को सिखाने में हिचक थी। पूरा दृश्य उसे अटपटा लगा था, लेकिन वह झटका जल्दी ही खत्म हो गया। और जब उसने इस बारे में गंभीरता से सोचा, तो क्या यही वह नहीं चाहता था? उसका सपना था कि जब छोटी ईमा भरा रहे, बच्चे सड़कों से हटकर अंदर आए, अपनी ऊर्जा को खेलों में बर्बाद करने या मुसीबत में पड़ने की बजाय कुछ रचनात्मक करें। हाँ, शायद कुछ लोग बेहतर लड़ाई के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, और हाँ, वे अभी बड़ी ही मुसीबतों में पड़ सकते थे, लेकिन ये फिर भी उसके सपने का एक हिस्सा सच हो रहा था। तो उसने इसे गले लगाया, खुद को और सिखाने, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए प्रेरित किया। जब छात्र दौड़ रहे थे, जतिन ने सुरेश के बगल में जॉगिंग करते हुए पूछा, अरे ये लाखपती लाइनेज क्या चक्कर है? मैं हर जगह ये नाम देख रहा हूँ। ये सारे जिम उभर रहे हैं और तुमने तो इस जिम का नाम भी बदल दिया। क्या ये कोई फ्रेंचाइजी जैसा है? क्या तुमने इसे शुरू किया? छात्रों ने अपनी वार्म अप जॉगिंग पूरी की और जतिन सबसे आगे आ गया। उसने उन्हें कुछ एक समान गति वाले ड्रिल्स के माध्यम से नेतृत्व किया, जो जोड़ों को ढीला करने और लय बनाने के लिए थे। लेकिन क्लास पर ध्यान देने के बावजूद उसकी नजरें बार बार चेंजिंग रूम की ओर जा रही थीं। प्लीज, मुझे बस कुछ और दिन दे दो। सुरेश की आवाज तनावग्रस्त थी, बेताब। मैं कसम खाता हूं, इस बार चीजें ठीक हो रही हैं। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, है ना? तुम्हें लगता है मैंने पैसे कहां से लिए? इसका मतलब मैं चुका सकता हूं, तो थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर सकते? बस उम्मीद है कि उसे इस वजह से जिम बंद न करना पड़े, जतिन ने सोचा। क्या उसने नहीं कहा था कि अब इस जगह का कोई नया मकान मालिक है? लगता है ये सब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कंपटीशन बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का व्यावहारिक इस्तेमाल करने में फर्क है। टूर्नामेंट में, हाँ, सब कुछ नियंत्रित होता है। वजन वर्ग होते हैं ताकि यह निष्पक्ष हो, ताकि तुम देख सको कि जब सारी चीजें एक जैसी हो तो कौन सबसे अच्छा है। लेकिन असल जिंदगी में, सड़क पर, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा वजन वर्ग चेक करेगा इससे पहले कि वह मुक्का मारे? वह आदमी साफ तौर पर उम्रदराज था।
उसने छलावरण पैटर्न वाली पैंट और एक तिरछी बेरे टोपी पहनी थी जो उसे थोड़ा अजीब दिखा रही थी। वह खास तौर पर बड़ा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा तीखा था, गाल की हड्डियां इतनी धंसी हुई थीं कि वे अस्वाभाविक रूप से उभर रही थीं। उसमें कुछ तो अजीब था। मुझे बताया गया है कि यह वह जिम है जो उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने दीपक सोलंकी और उसके गिरोह को धूल चटाई, उसने कहा। मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जिसने ये किया। क्या वह तुम हो? शायद विवरण गलत था, शायद वह तुम ही हो। जतिन ने मुश्किल से निगला। अचानक उसे जिम की खामोशी का एहसास हुआ। छोड़ो, उस आदमी ने कहा। मैंने तय कर लिया है कि वह तुम ही हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।